जय भीम साथियों। स्वागत है आपका द शूद्र के स्पेशल एपिसोड में। आज हमारे साथ है जानी मानी एक्टिविस्ट और वकील मनीषा मशाल, जो कि स्वाभिमान सोसाइटी की भी फाउंडर है। ये दलित बहुजन समाज से महिलाओं के साथ काम करती आई हैं, सक्रिय रही हैं। खासकर यौन हिंसा के मुद्दे पे इन्होंने बहुत काम किया है। और हाल ही में एक इंटरनेशनल एजेंसी है इक्वालिटी नाउ, उनके साथ मिलके एक रिपोर्ट उन्होंने निकाली है हरियाणा के दलित समाज की महिलाओं पर, जो उन्होंने उन सर्वाइवर्स के मुद्दों पर, उन सर्वाइवर्स के उस पे जो जिन्होंने यौन हिंसा का सामना किया है। स्वागत है मनीषा जी आपका शूद्र में। थैंक यू रोहन जी। सुधर चैनल के लिए धन्यवाद जो हमें मौका दिया आज बात करने का। जी मैम, शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए, क्या है उस रिपोर्ट में, क्या मेन फाइंडिंग्स रही उस रिपोर्ट की, क्या उसमें से निकला है मेन चीज। हाँ, जो हमारा ये रिपोर्ट है एक्चुअली में पिछले 10 सालों का जो हमारा सर्वाइवर्स के साथ में, विक्टिम लड़कियों के साथ में या विक्टिम फैमिलीज के साथ में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब रेगुलरली किन किन चीजों में हमारा जो प्रशासन है उसमें हमें जो पीड़ित फैमिली है उनको जस्टिस तक पहुंचने में क्या क्या बैरियर आए हैं या क्या क्या उन्होंने मुसीबतों का सामना किया है, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से जो SC/ST एक्ट होने की वजह भी, पोक्सो एक्ट भी है हमारे पास, और फिर निर्भया गाइडलाइंस के बाद भी कुछ बहुत सारी हमें मतलब महिलाओं को और दलित लड़कियों को और बाकी महिलाओं को भी ऐसे कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया गया है। वन स्टॉप सेंटर है, मतलब गवर्नमेंट के अलावा हम बात करें पॉलिसीज की तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा मतलब एक पीड़ित फैमिली को, एक पीड़ित दलित लड़की को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किस तरीके से वो जस्टिस को पा सकते हैं। बट जब हमने इन सब केसों में जब हमने अनुभव किया, मतलब रिपोर्ट तो हमने सिर्फ 40 केसों पे ही निकाली है, इन 40 केसों को हमने लिया है कि क्या क्या, बट उसमें एनालाइज किया वैसे हजारों केस है जो हम देख रहे हैं इतने सालों में, और बहुत सारे केसेस है जिन तक हम पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो वो यहाँ का आर्थिक जो स्टेटस है वो मजबूत है पंजाब और हरियाणा का, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक, बट प्रॉब्लम ये है कि आर्थिक स्टेटस स्टेट का मजबूत है, ना कि दलित कम्युनिटी का आर्थिक स्टेटस मजबूत है, क्योंकि इस आर्थिक स्टेटस दलित कम्युनिटी का बेसिकली कमजोर होने के कारण तो जो भी दलित फैमिलीज हैं उनको काम के लिए अपर कास्ट लोगों पे ही निर्भर होना पड़ता है। तो खास करके ये जो वायलेंस की जो घटनाएं हुई हैं वो बेसिकली ऐसे क्षेत्रों में हुई हैं जैसे कोई लड़की किसी सबसे ज्यादा जो मोस्ट मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं वो कहाँ पे हुए हैं, और मतलब कौन सा ऐसी जो एज है 13 साल से लेके 17 साल की जो एज है, और फिर 5 से लेकर के जो 12 साल की जो एज है, इन इन इस एज की स्पेसिफिक बच्चियों के साथ ज्यादा जो रेप और गैंग रेप की घटनाएं और मर्डर की घटनाएं हुई हैं। तो इन केसों में मतलब इन केसों के दौरान हमने ये पाया कि इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। खास करके हम बात करते हैं कि दलित महिलाओं पे ही ऐसी एट्रोसिटी क्यों हो रही है। खास करके जब हम बात करते हैं वायलेंस की और जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस की, और उसके बाद खास करके दलित महिलाएं इसका टारगेट क्यों करी जा रही है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो अपर कास्ट कम्युनिटी में मतलब जो बच्चियां पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं, और या फिर कोई बच्ची पैदा होगी तो तब मार दी जाती है, तो वहां पे मतलब जेंडर का एक खास करके हरियाणा के सिनेरियो में जब हम लोग बात करते हैं तो जेंडर का जो सेक्स रेशो है वो लड़कियों का बहुत कम है, और उसमें खासकर जो सेक्स रेशो ज्यादातर जो भ्रूण हत्या की जाती है वो अपर कास्ट कम्युनिटी में ही की जाती है। दलित कम्युनिटी में महिलाओं को मतलब एक देवी के समान माना जाता है, और उनको मतलब फ्रीडम भी है, वो बाहर काम करने के लिए जा सकती हैं, और अब भी बहुत सारे लोग बाहर भी पढ़ने के लिए भेजने लगे।
तो इस वजह से मतलब जो खाप पंचायत की जो हम बात करते हैं हरियाणा में, खाप पंचायत का बहुत बड़ा गढ़ है जो कि जाटों के की जो खाप पंचायत है। तो इस खाप पंचायत के द्वारा जो गांव में मिनी खाप पंचायत होती है, जैसे स्कूल में बच्चियां एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, जैसे मेरा ओन एक्सपीरियंस भी रहा है, जब मैं स्कूल के दौरान स्कूल में गई थी तो किस तरीके से मतलब टॉर्चर किया जाता है लड़कियों को। उस मिनी अच्छा। खाप पंचायत के द्वारा लड़कियों को स्कूल में ग्रुप के द्वारा टॉर्चर किया जाता है और फिर उनको टारगेट बनाया जाता है, किडनैप किया जाता है, रेप कर दिया जाता है, उसके बाद मर्डर किया जाता है और उसके बाद ये बोल दिया जाता है कि अगर तुमने घर बताया तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। इसी पैटर्न के दौरान तो हमने कई ऐसे केस भी हमारे इस रिसर्च में है जो कि रेगुलरली 6 महीने या साल तक उन बच्चियों का रेप किया गया और उसके बाद वो प्रेग्नेंट होने के बाद उन्होंने बच्चे को भी जन्म दिया है। तो मतलब इतना ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहा है, इतना ब्रूटली, जिन बच्चियों की मतलब उम्र अभी 13 साल है, जिन बच्चियों की 14 साल उम्र है, उनको कुछ पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, और उनको किस तरीके से टारगेट बनाया। और जब हम मतलब इन ऐसी घटनाओं में रेप के बाद 13 साल की बच्ची का जब बच्चा पैदा हो रहा है और प्रशासन के पास रिहेबिलिटेशन की मांग करते हैं और उनके जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्रशासन हमें बोलता है वैसे तो निर्भय फंड, बहुत सारा निर्भय फंड है और उसके बाद उसमें वन स्टॉप सेंटर भी है। जब हम रिहेबिलिटेशन की ऐसी पीड़ित लड़कियों की हमने बात करी तो हमें प्रशासन ने फौरन मना कर दिया कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं है कि फैसिलिटी की हम किसी विक्टिम को रख सकें। बट कंटिन्यूसली जैसे ही हम प्रशासन से मिलते रहे तो उनको एक ये हो गया कि ये लोग तो हमें बार बार परेशान कर रहे, तो लड़की को जबरदस्ती हॉस्पिटल में रख लिया जाता है कि जब तक डिलीवरी नहीं होगी उसको यहीं रहना पड़ेगा। बट ऐसी सिचुएशन में एक 13-14 साल की बच्ची का मेंटली स्टेटस क्या होगा, तो उस उसको काउंसलिंग की जरूरत है। हाँ जी। तो सॉरी मनीषा जी, रोकने के लिए इसमें थोड़ा इसको अगर और इस पे इलैबोरेट करें तो उनको हॉस्पिटल में रोक लिया जाता है और घर वालों से मिलने भी नहीं दिया जाता, ऐसा भी कुछ होता हाँ है? जी। हाँ जी, जैसे हॉस्पिटल में रोक लिया जाता है और वहां पे जब पता चलता है कि हम लोग मिलने आ रहे हैं तो वहां पे उसकी मदर के सिवा और किसी को एंट्री नहीं दी जाती। ओके। क्योंकि अगर अगर बाकी लोग मिलेंगे, जैसे कि हाथरस की जो घटना हुई है तो जी। उसकी पूरा मतलब पीड़ित फैमिली है जो कैमरा सर्वेलेंस में रखी जाती है और किसी को मिलने के लिए बैन कर दिया जाता है। तो ये एक मतलब हाथरस इंसिडेंट की बात नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर एक सिनेरियो है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होगा और ऐसी पीड़ित फैमिली से अगर कोई लोग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे या प्रशासन से उनके हक और अधिकारों की डिमांड करेंगे, तो इससे पहले है कि उनको सबसे मिलने के लिए बंद कर दो और उनको बोल दो कि अभी इनसे कोई मिल नहीं सकता, ये सिक्योरिटी में है। और फैमिली जो है प्रशासन के साथ बहुत अनसेफ फील करती है। और ये जो इंसिडेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये ड्यूरिंग कोविड में उस बच्ची की डिलीवरी हुई है, तो उसके फादर को कहीं ये पे अभी अक्टूबर हाँ नवंबर जी या 22 अभी अप्रैल में ही अप्रैल डिलीवरी की हुई बात? है और ये अच्छा। इंसिडेंट फैम में बाहर आया। तो हाँ। मतलब इस तरीके से ऐसी ऐसी स्टडी तक हम लोग पहुंचे हैं। और उसके बाद फिर जो कंपनसेशन, एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ था, रेप के बाद जजमेंट आई निर्भया गाइडलाइंस में, जैसे कि बोला गया विद इन 6 मंथ में इसका केस में जजमेंट आना चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही सिर्फ हरियाणा में एकमात्र एक केस ऐसा है उकलाना में जो 5 साल की बच्ची का गैंग रेप और मर्डर कर दिया गया था, उसमें सिर्फ 6 महीने के अंदर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जजमेंट आई है। बाकी सब केसों में ऐसा नहीं हुआ है, जबकि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का ये सब प्रोविजन है। और मतलब प्रोविजन तो बहुत सारे हैं, अगर हम बात करें सब लोग जानते भी हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन में है प्रॉब्लम। तो रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से ही हम सब लोग ये फेस कर रहे हैं। तो जैसे निर्भया फंड में मतलब जजमेंट में ये बोल दिया गया कि 8 लाख रुपए जजमेंट में दिए जाएंगे बच्ची का। एक ये दूसरा इंसिडेंट है कुरुक्षेत्र का जो था, तो तो पर उसमें बच्ची को 8 लाख, जो भी सर्वाइवर है हाँ या हो जी सके उनको हाँ 8 लाख रुपए? हाँ जी, ठीक है। कि उनको 8 लाख रुपए दिया जाएगा। और उसके बाद ये जजमेंट हो गया। तो जब हम डालसा के पास जाते हैं तो
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास। तो फिर मतलब वहां पे बोल दिया जाता है, या फिर वेलफेयर ऑफिस में जाते हैं कि ये, क्योंकि SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग जब कंप्लेंट कराते हैं तो 25% कंपनसेशन तब मिलता है, और उसके बाद चार्जशीट के बाद 50% मिलता है। तो मतलब जब हम वेलफेयर ऑफिस में जाते हैं तो वो ऑफिसर ये बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, जबकि अलोकेटेड जो बजट है इन योजनाओं पे वो पूरा यूज ही नहीं होता, तो वो फंड्स कहाँ जा रहा है, और प्रशासन मतलब ये योजनाएं फिर क्यों नामात्री चलाई जा रही हैं। तो बड़ी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि क्यों हम जस्टिस तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा है पीड़ित फैमिली को। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जो ये बजट है, और इस बजट के अकॉर्डिंग विक्टिम्स फैमिली को रिहेबिलिटेशन दिया जाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए, रेगुलरली फॉलो हो, उनकी काउंसलिंग की जाए, क्योंकि इन तरह के इंसिडेंट में हमने इस रिसर्च के दौरान ये भी पाया कि ज्यादातर लड़कियां जो हैं और उनकी फैमिली का जो मेंटली स्टेटस बहुत खराब हो जाता है, और उनका मतलब हेल्थ में भी, जैसे कई सारी विक्टिम्स के फादर जो है उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई है इन इंसिडेंट के बाद में। तो मतलब इतनी प्रताड़ना है, प्रशासन की ज्यादा प्रताड़ना है। हाँ जी, जो प्रशासन के द्वारा प्रताड़ना है, उसके बाद अगर किसी ऑफिसर से मिलने के जाएंगे तो ऑफिसर भी ये बोलेंगे कि आप यहाँ पे आए हो, ये इंसिडेंट तो तुम्हारी वजह से हुआ है, मतलब विक्टिम फैमिली को ही एलिगेशन लगाया जाता है, ना कि उनको सपोर्ट किया जाता है। और जब पुलिस सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पुलिस सिक्योरिटी बोलते हैं कि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है, हम सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और सिक्योरिटी में भी मतलब हमने जो अभी तक हजारों ऐसे केस जो हम लोग देख रहे हैं, उन केसों में से सिर्फ एक चुनिंदा केस ऐसा है जिसमें रिहेबिलिटेशन हुआ है और जिसमें पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई है, मतलब बाकी सब केसेस में नहीं है। इन 40 केसों में 40 केस? हाँ जी, 40 केसों 40 केस। और कितने औसतन कितने केस महीने में या साल में पाए जाते हैं हरियाणा में, अगर कुछ उसमें? हरियाणा में अगर एक महीने की बात करें तो मतलब एक दिन में ना पूरे 4 दलित महिलाओं के रेप होते हैं एक दिन के अंदर। तो महीने में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिन तक मतलब, और इनमें से बहुत चुनिंदा ही ऐसे केस हैं जो कि मीडिया तक आते हैं, क्योंकि मीडिया में भी इनका कवरेज नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो विक्टिम का, जैसे ये जो इंसिडेंट की मैं बात कर रही थी, जब हम इस पे वेलफेयर ऑफिस के साथ फॉलो करते हैं कि इनको आपने कंपनसेशन प्रोवाइड किया या नहीं, ये लड़की हॉस्पिटल में, तो ये अधिकारी हमें भी थ्रेट देते हैं कि आप गांव में मत जाना, अगर गांव में जाओगे आपको रिस्क आएगा, अगर आपको मार दिया जाएगा तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मतलब अधिकारियों के द्वारा भी ये बोल दिया जाता है कि आप उनसे नहीं मिलोगे, अगर कुछ हो गया तो वो आपका खुद का रिस्क है, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मनीषा जी, मतलब इसमें मैं एक चीज, 8 लाख रुपए देना चाहिए, पर कितना, कुछ 1-2 लाख रुपए देते हैं कि उतना भी नहीं देते सर्वाइवर्स को? कितना औसतन मिल जाता है? कुछ नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं। जैसे कि हमारे बाकी सब केसेस चल रहे हैं उनमें से सिर्फ 2 केसों में ही कंपनसेशन मिला है। अच्छा, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन सिर्फ 1 केस में मिला है। जो ऑन गोइंग, इन 40 केसों में से 10 ऑन गोइंग केसेस है जो अभी चल रहे हैं कोर्ट में। तो उन केसों में से सिर्फ 2 केसों में ही, मतलब एक केस में तो जजमेंट हो गया, उसके दौरान जजमेंट के मिला, और बाकी केसों में कुछ नहीं मिला है। सिर्फ एक केस में ही है जो मतलब 50% का जो ये होता है स्कीम्स होता है, मतलब चार्जशीट पे वो मिला है, अदरवाइज बाकी केसेस में किसी में नहीं मिला। FIR रजिस्टर हो जाती है? FIR नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है FIR में। जब ये एक इंसिडेंट हुआ था, बच्ची के साथ ऐसे रेप कर दिया था, तो वो भी प्रेग्नेंट थी। जब फैमिली को पता चला और वो विक्टिम फैमिली के घर पे गए कि ऐसा सा तुम लोगों ने किया हमारी बच्ची के साथ, तो उनको ना फैमिली की जो महिलाएं थी उनको अंदर मूंद के उनको भी मारने की कोशिश की गई
कि तुम्हारी क्या ही मत, तुम हमारे खिलाफ कंप्लेंट कराओगे, हम तुम्हें भी मारेंगे। तो अच्छा। फिर बाहर किसी ने गली में आवाज सुनी कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो उन्होंने दरवाजा खोला, तब वो बच के बाहर निकले और फिर वो पुलिस स्टेशन में आए, तब ये केस रजिस्टर हुआ। क्योंकि ठीक है। अगर पीड़ित फैमिली केस रजिस्टर कराने की बात करती है, पहले तो वो मानते ही नहीं कि उन्होंने ऐसा किया है। फिर जी। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि तुम हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं, हम तुम्हें जान से मारेंगे। है उसके जी। बाद पुलिस तफ्तीश के बाद पता चलता है, फिर वही आरोपी बताता है कि मैंने इनके खुद घर में आके ऐसा किया है, और बच्ची को ओके। मैंने डराया और उसको मैंने ऐसे से बोला है, ये सब बताता है। वो जब स्कूल में जाती थी तो तब भी मैंने उसको टॉर्चर किया था, और उसी वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया था। और वो बच्ची स्पोर्ट्स में बहुत मतलब एक्टिव थी। तो इस ठीक है। तरीके के और जो पुलिस सबसे फर्स्ट जो बैरियर है कि कंप्लेंट ही नहीं करी जाती, और कंप्लेंट अगर करते भी हैं पुलिस अधिकारी तो गलत डेट में करते हैं, प्रॉपर सेक्शन नहीं लगाते, जिसमें कि SC/ST एक्ट का तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया जाता। जी। SC/ST एक्ट का इवन के पुलिस अधिकारी सिर्फ सेक्शन 3 का प्रयोग करते हैं, बाकी सब सेक्शन जो है वो किसी भी कंप्लेंट में नहीं लगाए जाते। इवन के पुलिस अधिकारियों को खुद नहीं पता होता कि SC/ST एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है। और जब हम एक्ट की बात करते हैं तो अभी जैसे ना इसमें SC/ST एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि सरकारी वकील विक्टिम फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा। बट ठीक है। और उसमें ये लिखा गया है 4-5 सेक्शन के अकॉर्डिंग कि कोई भी विक्टिम फैमिली अगर वो चाहेगी कि उनके केस की तफ्तीश उनको जानने वाला कोई एडवोकेट करे, जिसकी प्रैक्टिस कम से कम मैक्सिमम 7 साल होनी चाहिए। तो ठीक है। और उसके लिए मतलब हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर देना होता है। तो जब हम लेटर देते हैं DC को, तो DC उस लेटर को लेके रख लेते हैं, और उसके बाद मतलब उनको, क्योंकि उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, ऐसा प्रैक्टिस में ही नहीं है, उनको कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ठीक है। उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया। ओके। कानून में तो है, इम्प्लीमेंट नहीं है, तो नए नए ऑफिसर आते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या पर है ये एक्चुअली में। ऑफिसर लेवल पे भी अवेयरनेस पुलिस में नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेबल लेवल की बात नहीं है, मतलब बड़े अधिकारियों के लेवल पर भी। हाँ जी, बड़े इवन के DSP तक के ऑफिसर भी हैं, जो उनको DSP। भी इन चीजों के पूरी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाए, और ठीक क्या है। क्या ऐसे विक्टिम फैमिली के क्या क्या उनके कानूनों में लिखा गया उनकी सिक्योरिटी के लिए, और किस तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इवन के अधिकारियों के द्वारा DSP तक काउंटर केस बनाने में फुल मदद करते हैं आरोपियों को, तो ये इसमें। सारे केसों। हाँ जी, जी, सारे केस। 85% केसेस ऐसे 85। हैं जिनमें कि हाँ जी इनकाउंटर केस किए गए हैं विक्टिम फैमिली के ऊपर। दोषियों ने किए हैं या हाँ जी, पुलिस की दोषी। मदद से दोषी। पुलिस क्योंकि करवाती तो है DSP, क्योंकि DSP रैंक के अधिकारी को इसकी तफ्तीश करनी होती है। जी। तो जी। उसके लिए उनको एक गांव का मुखिया या सरपंच व्यक्ति चाहिए होता है तफ्तीश में। तो जी। वो कौन होते हैं, अपर कम्युनिटी के लोग ही होते हैं, तो वो जो कहेंगे तो वो ही करेगा। और उसी के साथ में फिर ये अधिकारी क्या करते हैं, उनको और गाइडेंस आरोपियों को प्रोवाइड करते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो, फिर ये थोड़ा डर जाएंगे, और इस वजह से केस क्लोज हो जाएगा, और आपको कुछ मतलब कुछ सजा नहीं होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। तो ये गाइडलाइंस जो है, ये जो उनको सलाह प्रोवाइड करते हैं, ये ऑफिसर ही प्रोवाइड करते तो हैं। ये इससे तो कोई रिलेशन आपको लगता है जाति का, क्योंकि एक ही जाति के हो सकते हैं तो इसलिए ऐसा होता है अगर दोषी और हाँ DSP एक ही हाँ, जाति का है। एक केस को मैं शेयर करूंगी। वो जी। उस केस में क्या हुआ था, महिलाओं के साथ मारपीट छेड़खानी हुई थी और उनका रेप करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद उनके फैमिली के लोगों के ऊपर अटैक किया गया, और जब उन्होंने कंप्लेंट कराई तो फिर उसके बाद मतलब अधिकारियों ने उनके ऊपर हमला किया, मारने की कोशिश करी, और बाजू बाजू सारी तोड़ दी। जब अच्छा। इन्होंने कंप्लेंट कराई तो उन्होंने कहा कि तुम ना तो हम तुम्हें देख लेंगे, और तुम्हें मतलब अगर तुम कंप्लेंट कराओगे ना तो तुम्हें गांव ये छोड़ना पड़ेगा, और इस गांव में रहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जब उन्होंने केस कोर्ट में डाला, और पुलिस ने, जबकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जी। और पुलिस क्या करती है, इसमें अरेस्ट किए बिना ही बेल दे देती है आरोपियों को।
तो ये कोर्ट में भी चला गया केस, हाई कोर्ट में भी चला गया, अभी भी आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया। और उन्होंने फिर क्या किया, 2 केस, पहले तो उन्होंने उनकी महिलाओं के ऊपर अटैक किया, उनके साथ रेप किया। जब उन्होंने कंप्लेंट करी, उनके जो पुरुष थे कंप्लेंट करवा के ही आ रहे थे, उनको मारने की कोशिश करी। उनमें से एक तो जिंदा भाग गया, दूसरे को बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया उन्होंने। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये केस कोर्ट में डाला, और पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, पहले तो तफ्तीश किया उन्होंने, जो कुरुक्षेत्र का जो डीएसपी था, उसके बाद रादौर जो यमुनानगर जिले में आता है, उसके बाद उन्होंने करनाल का, मतलब 4-5 जहां पे भी उनके जैसे इनेलो जाटो का जो संबंध है यहाँ पे इनेलो सरकार से और बीजेपी से है, जो भी उनके जहां पे भी उनके मतलब एमएलए अधिकारी हैं, तो वहां पे उन्होंने केस ट्रांसफर करवा लिया। तो वो केस क्या करते हैं, ये कम्युनिटी के लोग ये केस को ट्रांसफर करवा लेते हैं जहां पे इनकी पूरी मतलब वहां पे दबदबा हो, उनका पॉलिटिकल लीडर हो, उन्हीं का ही ऑफिसर हो। और ये क्या करते हैं, जहां पे भी जो अगर ऐसी कोई भी डीएसपी होगा इसकी तफ्तीश करेगा, तो उनको बोलते हैं कि हमें इस पे ट्रस्ट नहीं है जाए, और उसकी ट्रांसफर करवा दी जाती है, ताकि वो उसमें सही एक्शन ना ले उनके फेवर में। तो इसलिए ये आम बात है, हर केस में यही होता है कि और विक्टिम फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि वो अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, पुलिस वाले उनको बार बार बुलाएंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इंक्वायरी चलेगी, तो इतने पैसे उनके पास है नहीं, हर दिन आज इस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आज उस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो ये जो पूरा इनका मतलब एक पूरा प्लानिंग होता है कि किस किस, इवन के कोर्ट में भी, कोर्ट में इवन के जज ये खुद सिखाता है कि किस तरीके से तुम्हें कंप्लेंट में क्या क्या चीजें डालनी है, और जिसमें मतलब समझौता हो जाएगा। और इवन के कोर्ट के अंदर ये बोल दिया जाता है विक्टिम फैमिली को कि देख लो तुम्हारा भी ये मतलब सेटलमेंट होती है, अब भी देख लो तुम सेटलमेंट करने के लिए, ये खुद जज के द्वारा बोल दिया जाता है। इवन जी हाँ जी, कोर्ट में जब 164 के जब बयान होते हैं, जब विक्टिम फैमिली कोर्ट में जाती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जबकि कोर्ट में आम जनता को ऐसे ही जाने का कोई वो नहीं है, बट उसके दौरान जब और ये तो पूरी सिक्योरिटी का और मतलब डिग्निटी का मामला है, तो बाकी लोगों को नहीं होना चाहिए। इवन के खाप पंचायत के लोग कोर्ट में भी बैठे होते हैं, और वो उनको मतलब इतना दबदबा होता है कि हाँ जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि कोई भी नाबालिग बच्ची का अगर इंसिडेंट है तो उसमें मतलब समझौता नहीं किया जाएगा। बट उसके बाद भी बहुत सारी नाबालिग बच्चियों के जिन्होंने एक 164 के बयान भी दे दिए हैं, मेडिकल रिपोर्ट प्रूफ भी है, उसके बाद भी दबाव डाल के बयान चेंज करवा लेते हैं और समझौता हो जाता है। और जबकि लड़की बयान कुछ कर देती है और डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ कुछ और होता है। तो इस समझौता क्या होता है, क्या क्या समझौता कोर्ट चाहती है कि क्या कर दे, माफ कर दे दोषी को, दोषी क्या करे लड़की के लिए, कुछ क्या मतलब समझौते का जो समझौता क्या है और कैसे होता है और क्यों करवाया जाता है। जैसे मैक्सिमम केस में तो कोई भी दलित फैमिली, दलित लड़की है, दलित बच्ची का ऐसा इंसिडेंट होता है, तो एक तो महिलाओं के नाम पे और बच्चियों के नाम पे इज्जत का इतना बड़ा बवाल होता है कि कोई चाहता ही नहीं कि वो पुलिस स्टेशन तक जाए। बहुत रेयर केस है कि वो पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, और पुलिस स्टेशन तक जब जाते हैं तो पुलिस वाले खुद बोलते हैं कि गांव की पंचायत को बुला के लेके आओ पहले, तब कंप्लेंट करेंगे है। और जब गांव की पंचायत जाती है तो पंचायत ये बोलती है, पंचायत डिसाइड करती है उनको कंप्लेंट करनी है या नहीं करनी है, उनको ये केस लड़ना है या नहीं लड़ना है। अगर पंचायत ये बोलती है कि देख लो गांव का मसला है, इज्जत का मसला है, अगर तुम ये लड़ोगे तो देख लो गांव में तो तुम रहने लायक हो नहीं। और अगर गांव में तुम कैसे रहोगे, ना तुम्हें कोई काम देगा, ना तुम्हें तुम्हारे इनकम का कोई रिसोर्स ही नहीं रहेगा। तो इसी वजह से 45% केसेस ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जो गैंगरेप और मर्डर के बाद जिन्होंने मतलब अपना गांव छोड़ना पड़ा है, जो कि उनकी हिस्टोरिकल जो आइडेंटिटी है उसको छोड़ के वो केस लड़ सकते हैं, अदरवाइज वो उनके जो जन्म का जो क्षेत्र उसमें रहते वो नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे काफी हाँ जी 40 तो सिर्फ 22% लोग ही ऐसे हैं जो कि इन इंसिडेंटों के बाद अपने उसी जगह पे रह रहे हैं अभी,
क्योंकि और उनको समझौता करना पड़ा है, क्योंकि अगर समझौता करेंगे तो हमारे रिसर्च में एक स्टोरी है जिसमें केस में समझौता हुआ है। कैथल डिस्ट्रिक्ट का केस है जिसमें कि जब एक पूरी फैमिली पे एक औरत का रेप किया जाता है और उसके पूरे दबंग कम्युनिटी के ग्रुप के लोगों के द्वारा उनके घर में घुस के, तो उसके बाद जब वो कंप्लेंट कराने के लिए जाते हैं तो अगले दिन उसके हस्बैंड की टांग टूंग तोड़ के उसके पूरा बेहोश करके एक्सीडेंट करा के वो पीजीआई पहुंच जाता है। तो उसके बाद उनके घर में तो कुछ और रिसोर्स ही नहीं रहता, क्योंकि पत्नी को भी उन्होंने पहले मारा पीटा रेप किया और उसके बाद पति को भी ऐसे उनके, और उसके बाद उनको धमकी दे दी कि तुम अगर गांव में एंट्री करोगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। उसके बाद पूरे गांव की पंचायत ने दबदबा उनके ऊपर डाला और हम जब डीएसपी से मिलने के लिए गए, डीएसपी ने खुद हमारे ऊपर मतलब इतना, एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जब मिलने के लिए गए, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में ही नहीं हूँ, फिर हमने उनको दोबारा से अपॉइंटमेंट ली और मिलने के लिए इस केस के बारे में गए, तो डीएसपी ने हमें भी इतना अब्यूज किया और उस महिला को कि ये औरत ये तो ऐसी है, वो मतलब इतना गंदे तरीके से एक ऑफिसर, और वो उसके लिए हम खुद एविडेंस है। तो हम किसके पास जाएं, मतलब एक इतना बड़ा सेक्रेटरीट लेवल का अधिकारी जब पीड़ित फैमिली के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, जिस औरत का हस्बैंड हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और उसी को ही प्रशासन अधिकारी भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ किसी को भी बुला के लेके आओ और कितने भी लोगों को यहाँ ले आओ, हम कुछ नहीं करेंगे। है उल्टा, अगर तुम यहाँ दोबारा से आए तो तुम्हें ही जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये आम डेली सिचुएशन है। तो इस केस में भी क्या हुआ, विक्टिम फैमिली को समझौता करना पड़ा क्योंकि प्रशासन उनके साथ नहीं, खाप पंचायत का दबदबा है गांव के पूरे लोगों को कि तुम्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा, तुम्हें बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अपर कास्ट लोग दलित कम्युनिटी को अपने ट्रस्ट में लेके उनसे भी वायलेंस कराते हैं, पानी नहीं दिया जाता फैमिली को, विक्टिम फैमिली पानी नहीं ले आ सकती, किसी से बातचीत नहीं कर सकती, और जो भी उनके घर की इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ जा रहे हैं क्या है, दलित कम्युनिटी के लोगों को स्पेशल मोकल बना के उनके फैमिली में छोड़ दिया जाएगा, जो कि अपर कास्ट लोगों को सारी इंफॉर्मेशन पास करेंगे। और जब भी इन ऐसे इंसिडेंट में जो पुलिस सिक्योरिटी भी ली जाती है, तो वो पुलिस सिक्योरिटी भी ऐसी होती है जिनका उन अपर कास्ट लोगों से पूरा अच्छा संबंध होता है, खास रिलेशन होता है, और वो खाना पीना उन अपर कास्ट कम्युनिटी के ही घर पे करते हैं। और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन उस फैमिली में क्या हो रहा है, कौन आया, किससे मिल रहे, किससे बात की जा रही है, सारी इंफॉर्मेशन उनको पास की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जस्टिस को पाना हमारे लिए कितना बड़ा बैरियर है, उस तक पहुंचना भी हमारे लिए मतलब एक एक सांस भी हम हर दिन कि इन इंसिडेंट में हमें जस्टिस पाने के लिए हर दिन मरना पड़ता है, जस्टिस के लिए लड़ने के लिए। इसमें इस रिपोर्ट में मनीषा जी आपने फिर आगे कुछ क्या कुछ रिकमेंडेशन या क्या करा जा सकता है इसके बारे में, कुछ क्या रोशनी डाले इस पे आगे? आपने काफी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आगे आपके एक्सपीरियंस में क्या और किया जा सकता है, मदद या क्या करा जा सकता है? इसमें ना जो हमने सबसे बड़ा जो बैरियर पाया केसों में कि जस्टिस क्यों नहीं मिल पा रहा, तो सबसे बड़ा तो ये रहा है कि जो भी ये खाप पंचायत है जिसके द्वारा ये केसों में समझौते हो रहे हैं, और इन केसों में विक्टिम को हर चीजों से सरवाइव करना पड़ रहा है, उनके लाइवलीहुड से, उनके डिग्निटी से, उनके जो लैंड है उसका जो राइट छीना जा रहा है, उनका जो घर बार पूरा बिक जाता है, उनको गांव छोड़ना पड़ता है, गांव से निकाला किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, पानी, खाना, राशन दुकान से नहीं दिया जाता, तो खाप पंचायत को बैन किया जाना चाहिए जो हरियाणा में और पूरे इंडिया में। मतलब अगर खाप पंचायत को बैन किया जाएगा, इन केसों में खाप पंचायत का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो बहुत हद तक विक्टिम फैमिली को रिलीफ मिल सकती है, वो जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं बेखौफ करके। दूसरा जो SC/ST एक्ट का जो SC/ST एक्ट में जो प्रोविजन है, जैसे स्पेशल पीपी प्रोवाइड किया जाता है, हमने बहुत सारे अधिकारियों को लेटर दिए हैं कि स्पेशल पीपी प्रोवाइड किया जाए जो विक्टिम फैमिली को चाहिए, बट प्रशासन ने बिल्कुल एकदम से साफ मना किया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और जो स्पेशल पीपी प्रोवाइड किया जाता है प्रशासन की तरफ से, वो विक्टिम फैमिली को प्रॉपर ये नहीं बताता कि उनके केस की डेट कब लगी है, कब केस में क्या होना,
केस में हियरिंग चल रही है या कौन सी डेट नेक्स्ट डेट है, या विक्टिम के पास वो एडवोकेट का नंबर तक नहीं होता। तो तो पब्लिक ये बहुत, प्रोसिक्यूटर भी, आई थिंक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हाँ भी बात कर रहे हैं, वो भी हो सकता है उसी सेम हाँ अपर हाँ कास्ट का ही हो ये। हाँ, तो वो ये जो अधिकारी होते हैं उन्हीं कम्युनिटी के होते हैं, उनकी जाति के होते हैं, तो इनका विक्टिम से कोई खास लेना देना नहीं होता। इवन के वो केस में आरोपियों के पक्ष में बखूबे बात करते हैं, स्वतंत्र तौर से बात करते हैं, और इसमें विक्टिम फैमिली कुछ बोल नहीं सकती है, क्योंकि जिस वकील को वो चाहते हैं जितना उनको या दूसरा वकील करने के लिए उन फीस के पैसे नहीं होते, बट प्रशासन के द्वारा जो हमारे इसमें SC/ST एक्ट में लिखा गया है वो प्रशासन प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से विक्टिम जो फैमिली है वो जस्टिस तक नहीं पहुंच पाती। तो जो एक्ट में कानूनों में ऑलरेडी प्रोविजन है रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंट करने की ही हमने खासकर डिमांड की है कि जो हमारे अधिकार है वो हमसे छीने न जाएं, हमें वो अधिकार दिए जाएं। जैसे निर्भया फंड जो है, रिलीफ फंड है, उसके द्वारा वन स्टॉप सेंटर है, जो इन 40 केसों में या और 1000 केसेस जो इनसे अलग भी हम देख रहे हैं, उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं मिला है जो कि वन स्टॉप सेंटर के लिए रिकमेंड किया हो प्रशासन ने या बोला हो। कि वैसे अगर आप ऑनलाइन देखोगे, कागजों में देखोगे, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर आपको देखने को मिलेगा, बट प्रक्रिया में नहीं है, वो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है, बस सिर्फ कागजों में है। तो दूसरा जो है पोक्सो एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंगली तो विक्टिम बच्चियों को उनके एजुकेशन का, उनके जॉब्स का, जब वो 18 साल से ज्यादा एज हो जाती है, उनकी स्टडी के लिए जो भी स्कीम्स है उनको प्रशासन के द्वारा ये बच्चियों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। और स्पेशल जो कोर्ट है उसका स्पेशल कोर्ट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। और पुलिस SC/ST पुलिस स्टेशन का जो प्रोविजन है बट वो हरियाणा में इम्प्लीमेंट में नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो भी कानून है उनका इम्प्लीमेंट अगर खास तौर पे हो जाएगा तो हमें लगता है कि बहुत हद तक इस वायलेंस से बचने में विक्टिम फैमिली जो है उनको काफी रिलीफ मिलेगा। बट मेन मुद्दा यही है कि रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंट नहीं होना, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से ही ये सारे बैरियर हैं। तो आगे अब इस रिकमेंडेशन में आप लड़ रहे हैं इतने टाइम से, हम तो एज ए मीडिया प्लेटफॉर्म आपके साथ बने रहेंगे। आगे आखिरी में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एज आपको कितने सालों से लड़ रहे हैं, तो क्या क्या मुश्किलें आपको आई, क्या सहायता आपको चाहिए होती है, या लोग अगर दलित समाज से या और बहुजन समाज से लोग क्या मदद कर सकते हैं आपकी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एज क्योंकि मुझे लगता है शायद अगर और वकील हो और एक्टिविस्ट हो, ज्यादा प्रशासन पर मीडिया के साथ भी मिलकर दबाव डाला जाए तो केस जितने सामने ज्यादा आएंगे। जैसे हाथरस एक केस जरूर सामने आया पर और ज्यादा केस नहीं आते सामने, और आपने भी रिपोर्ट में जैसे लिखा है केवल 10% केसेस में ही दोषी को सजा मिली। तो और अपने आप एक्सपीरियंस से क्या बताइए, क्या कर सकते हैं, और लॉयर्स हो और मीडिया कवरेज हो कुछ इस पे रोशनी डालिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि जब मैं स्कूल टाइम में मतलब स्कूल जाती थी, जब मैं 3rd क्लास में थी, तब मैंने कास्ट बेस जो जातिगत जो हिंसा होता है उसको फेस किया। तभी मुझे पता चला था कि जाति क्या है और कैसे काम कर रही है। जब उसके बाद 10th क्लास में थी तो बहुत सारे अपर कास्ट कम्युनिटी के ग्रुप के लड़कों ने मुझे टॉर्चर किया था कि मैं स्कूल में क्यों जा रही हूँ, मैं क्या मैडम बनूंगी, मतलब इस तरीके का जो टॉर्चरिंग है। उसके बाद टीचर के द्वारा मतलब मैंने सोचा फिर मैं 12th में चली जाऊंगी, शायद वहां पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट 12th में भी टीचर ने मेरा बैग क्लास के बाहर फेंक दिया था और बोला था कि तुम मेरी क्लास में नहीं आओगे और मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। बट उसके बाद मैंने स्कूल चेंज करना पड़ा। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब गए तो यूनिवर्सिटी में भी मैंने यही फेस किया कि स्टूडेंट्स के द्वारा भी किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता। टीचर के द्वारा नोट्स नहीं दिए जाते, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चों को कुछ नहीं बताया जाता क्या नोटिस है, क्या कब होना है। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा ऑल ओवर मेरा, और उसके बाद जब मुझे समझ में आया था, मतलब मैं 10th क्लास में थी, कि ये जाति क्या है और इसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए,
तो जब ग्रुप ऑफ पीपल ने मुझे ऐसे कमेंट किया था तो मैंने तो उनको ईंट उठा के मारी थी, जो मेरे लेवल का मतलब मैंने काम किया था, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम अगर मरना है तो हमें, बाबा साहब ने कहा कि एक ही दिन हम गुलाम की 1000 जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम स्वतंत्रता की एक ही दिन जी ले। तो उसमें मैं बिलीव करती हूँ कि हम एक पीड़ित की तरह नहीं है, एक लीडर की तरह मरना चाहिए हमें। और हम पीड़ित बन के तो नहीं मरेंगे, इस लड़ाई में हमारी जान भी चली जाएगी तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हम पीड़ित बन के नहीं, हम एक लीडर की तरह मरेंगे, क्योंकि हम स्ट्रगल करते हुए जाएंगे इस दुनिया से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि इस वायलेंस को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है और इस हिंसा से हम कब और कैसे लड़ सकते हैं, तो मेन जो मुद्दा हमारी एजुकेशन का, फर्स्ट बैरियर जो है ड्रॉप आउट हो जाना। दलित बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है, ज्यादातर ड्रॉप आउट जो लड़कियां हो रही हैं और जो दलित स्टूडेंट हो रहे हैं, उनका मेन खास जो रीजन है टीचर के द्वारा भेदभाव किया जाना, उनको टॉर्चर किया जाना, उनको मतलब प्रॉपर एक एज ए ह्यूमन बीइंग ना ट्रीट करना। इसी वजह से ज्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिसका खास रीजन है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की एजुकेशन के खास विषय ना होना, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं उनको पता चले कि हाँ ये हमारा स्ट्रगल है। हमारी एजुकेशन में कहीं पे भी सेक्स के बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती, जेंडर के बारे में कोई एजुकेशन नहीं है। अगर आप मास्टर करना चाहोगे जेंडर स्टडी से, तो तब आपको पता चलेगा कि जेंडर क्या है और किस तरीके से कम्युनिटी में ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और कास्ट के बारे में तो कहीं बात ही नहीं की गई है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के खास विषय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी लोगों को समझ आएगा कि क्या हो रहा है। और दूसरा जो है, जो विक्टिम एक पीड़ित है ना, वो ही पीड़ित का दुख समझ सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, क्योंकि हमारी जो खुद की स्टोरी है ना वो हम बताएंगे, उसमें ही वो खास चीजें होंगी जो हम बता पाएंगे लोगों को कि ये हुआ था। अगर हमारी स्टोरी कोई और बताएगा तो उसमें वो पेन नहीं होगा जो हमने जिस पेन को झेला है। तो जो हमारी कलम है ना खुद की, उसकी कलम से हमारी हिस्ट्री में लिखना बहुत जरूरी है। और वो हिस्ट्री कब क्रिएट होगी, जो खुद पीड़ित लड़की हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे हम 10-12 लड़कियों को जो है लॉ की एजुकेशन दिला रहे हैं, क्योंकि अगर वो लॉयर बनेगी तो उनको पता होगा कि मैंने जिस तरीके की यातनाएं कोर्ट में जाके जेल लिया, या वकीलों ने मुझे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं जो मैंने सहन किया, वो दूसरी लड़की ना फेस करे, तो वो बहुत संवेदनशीलता के साथ दूसरों के केस लड़ सकती हैं। तो हम उनको लॉ का एजुकेशन दे रहे, क्योंकि हमारे पास भी इतने रिसोर्स नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हमारी कम्युनिटी के पास इतने रिसोर्स नहीं है। हमारी कम्युनिटी के लोगों के पास, जो लोग आगे नहीं खड़े हैं, उनके पास रिसोर्स हैं, बट हमें पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा। और जब तक सभी लोग पे बैक टू सोसाइटी नहीं करेंगे, और जब तक सभी लोग खुद की इंडिविजुअली ये ना मानेंगे कि ये जो समस्या है इसका सोल्यूशन या एक पर्टिकुलर व्यक्ति, ये व्यक्ति करेगा या मनीषा करेगा या रजनी करेगी या कोमल करेगी, ऐसा नहीं है। उन लोगों को ये सोचना होगा कि ये वायलेंस जो हो रहा है इसमें मुझे भी इंडिविजुअली मुझे भी बदलाव करना है, क्योंकि इसका शिकार कल मुझे भी होना पड़ेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को इंडिविजुअली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति मतलब फिजिकली वर्क नहीं कर सकता, तो वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करे विक्टिम्स को, या ऐसे जो भी मूवमेंट है हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करे। जिस तरीके से हम सब लोग स्टूडेंट होते हुए भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कम्युनिटी में कुछ बदलाव हो, इसी तरीके से अगर सब लोग स्ट्रगल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो एक बदलाव आएगा एजुकेशन लेवल में, और एक बदलाव आएगा प्रोफेशनल जो स्टेटस है हमारी कम्युनिटी के लोगों का। हमारे जो एडवोकेट बनेंगे वो इस मुद्दे को समझ पाएंगे, और वो लड़कियां कोर्ट में जाकर के उनकी जो मतलब जो केस को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगी। और जो जो यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं उनको अच्छे से जब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा कोर्ट के सामने, जुडिशरी सिस्टम में जब तक हम लोग नहीं आएंगे, तो ये सारा बदलाव नहीं होगा। और इसमें एक मेन फैक्टर तो यही है कि जो पीड़ित लड़कियां खुद जिन्होंने जेल है उनको एक्टिविस्ट बनाए, जैसे हम लोग एक्सपोजर विजिट कराते हैं उन लड़कियों का। क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा,
जैसे मैंने सीखा है, और वैसे मैं दूसरे लोगों को, दूसरे लड़कियों को लीडर कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 1000 मनीषा मशाल होनी चाहिए कि वो भी जी। मेरे जैसे काम करे, सब ऐसे बात करे, सबको इन मुद्दे के बारे में पता चले, सब वकील बने, सब हायर एजुकेशन ले। तो उसके लिए हमें उन लड़कियों को, क्योंकि कोई भी लड़कियों को इंसिडेंट के बाद घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और उनके लिए घर पे रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको घर पे रहने के लिए हर दिन विक्टिमाइज होना पड़ता है, उनके आस पड़ोस के लोगों के द्वारा, दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा उनकी स्टडी चढ़वा दी जाती है। अगर स्कूल में जाते हैं तो ताने दिए जाते हैं कि इसके साथ तो मतलब इसने तो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें इसी की गलती है, इसी की वजह से हुआ है, और जो खुद की फैमिली के लोग होते हैं उनके द्वारा भी विक्टिमाइज किया जाता है। तो जैसे कि मैं ऐसे पीड़ित लड़कियों को मेरे खुद के घर पे ही, मैं जो भी हमारे पास रिसोर्स है वो देती हूँ, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग जो कि प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती, बट उतना सेटअप हमारे पास नहीं है कि हाई लेवल की हम काउंसलिंग इन पीड़ित लड़कियों को प्रोवाइड कर पाए, जिससे कि वो एकदम से इन इंसिडेंट से निकल जाए। बट क्योंकि जब विक्टिम लड़कियों को उनसे उनके घर से हमारे पास रिप्लेस होता है तो उनमें बहुत चेंज आ जाता है, क्योंकि उनको वहां पे वो उस एक बुरी जो आइडेंटिटी उन पे थोप दी गई है उस आइडेंटिटी से बहुत दूर आ जाते हैं, और वहां पे उनको वो हर दिन वो लोग नहीं देखने को मिलते, वो टॉर्चरिंग नहीं सहने को मिलता। तो इस प्रकार से हर एक इंडिविजुअली पर्सन इस तरीके से 2-4 लोगों को अगर सपोर्ट करेगा तो मुझे लगता है बदलाव हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एजुकेशन के लिए इन पीड़ित लड़कियों को लॉ में एजुकेशन दिलाई जाए तो वो बहुत, मुझे तो मैंने तो एक ही रास्ता ढूंढा है कि हम जितने भी जो पीड़ित लड़कियां उनको लॉ के एजुकेशन तक पहुंचाना ही है, क्योंकि यही एक रास्ता है जब हम खुद उस जुडिशरी सिस्टम में आएंगे। क्योंकि खासकर हमने देखा है कि कोर्ट में महिलाएं नहीं होती, और ऊपर से अगर हम बात करें कि दलित महिलाओं की तो मतलब 0% है ही नहीं है। मैंने जैसे कि इन लड़कियों का जब एडमिशन कराया तो इस साल उन कॉलेज वालों ने मुझे कहा कि मैडम ये कौन है कि जिनका आप एडमिशन करा रहे हो, एक खासकर एक ही कास्ट के बच्चे हैं, तो क्यों इन एक ही कास्ट के बच्चे को, मतलब किस तरीके से ना आपको, जबकि कॉलेज किस लिए बना है कहीं पे। और आज हमारे देश में बात की जाती है कि कोई छुआछूत नहीं है, इतने साल हो गए हम, हमारा देश आजाद हुए उसके बाद भी किस तरीके की मानसिकता है लोगों की। तो प्रोफेसर ने बोला कि ये तो एक ही कम्युनिटी के, आप कैसे इनका एडमिशन करा रहे हो, ये कोई और करा रहे हो या आप करवा रहे हो। मैंने कहा मैं खुद करा रही हूँ। कि कैसे जानते हो आप इन लोगों को जिनके आप एडमिशन करवा रहे हो। तो मतलब हर जगह पे कितने सारे बैरियर हैं कि फ्रीली हम एजुकेशन, उससे पहले आपको एडमिशन लेने से पहले ही आपको छाना जाएगा कि आप इस कैटेगरी से आते हैं और यहाँ पे एडमिशन क्यों ले रहे हैं, आप ये एजुकेशन क्यों प्राप्त कर रहे हैं, कोई खास रीजन, मतलब कॉलेज में ये क्यों पूछा जाएगा। इतना मतलब समझ नहीं आता कभी कभी तो कि ये सारी चीजें। और फिर सबसे बड़ा ये है कि हम लोग कहीं पे भी सिक्योर नहीं है, और हमारी सिक्योरिटी का को मतलब अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो हमारा जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से फेलियर हुआ है हमें न्याय देने के लिए, हमारे अधिकारों का इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो नहीं है, हमें नहीं पता कि कब हमारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए नहीं, आपने मतलब बहुत ही, बाकी आपका काम सुन के बहुत ही दिल दहलाने वाली बातें बताई आपने, और आपके काम को हमारी तरफ से सलाम, सॉलिडारिटी। पर आपने सही कहा, शिक्षा और कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग दोनों बहुत जरूरी है आज के दौर में। जो जैसे आपने कहा, बाबा साहब ने कहा, एडुकेट, एजुकेट और एडुकेट से ही शुरू होगा, उसके बाद हाँ जी। कम्युनिटी मिलके रहेंगे तो, और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, और केस के जरिए भी, और मीडिया सपोर्ट भी अगर हो तो जरूर प्रेशर डाला जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा काम किया आप। और कुछ फाइनल मैसेज देना चाहें तो हमारी तरफ से यही है। बाकी हम शूद्र मीडिया की तरफ से हम ऐसे मुद्दों को तो उठाते रहेंगे, आप हमारी तरफ से मीडिया सपोर्ट तो रहेगा ही। आप कुछ हाँ फाइनल जी। हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहें तो फाइनल।
हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगी अंत में कि जो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरीके से हर व्यक्ति की खुद के लिए, जैसे हम अपना जीवन निर्धारित करते हैं कि हमारा ये टारगेट है जिंदगी का, तो इसी तरीके से हर व्यक्ति को, हर इंसान होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद से प्रॉमिस करें कि ये कास्ट सिस्टम को खुद हमें ही, मुझे ही खत्म करना है। हर एक व्यक्ति ये खुद का निर्णय ले कि ये जो वायलेंस है, जिस तरीके से कोविड तो अभी आया, बट ये जो जी 1000 साल से जो वायलेंस का जो मुद्दा है जो दलित कम्युनिटी पे, और इतने मतलब पूरे मजबूती से और इतने बुरी बुरी यातनाएं जो हमारी कम्युनिटी के लोग झेल रहे हैं इसके होते हुए, बट ये जो एक ऐसी बीमारी है जिसका ना तो कोई डॉक्टर हुआ और ना कोई दवाई बनाने की कोशिश कर रहा, तो इसकी दवाई हम सब लोग खुद हैं, जी क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटली इसका, क्योंकि हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है इस चीज को जी बदलने के लिए। और जब तक हम, हर एक व्यक्ति अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा, और उन सब लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है जो कि उच्च जाति से संबंध रखते हैं, कि वो लोग अपने जिंदगी में ये निर्णय ले कि अपने फैमिली में से या अपने रिश्तेदारों में से 5 लोगों को इस बारे में जानकारी दें कि ये जो जातिगत हम भेदभाव करते हैं इसको खत्म करने के लिए हमें अभी शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो इसका शिकार हम भी एक दिन होने वाले हैं। जी। और मुझे लगता है जैसे आपने कहा उच्च जाति के लोगों को भी ये उनका भी दायित्व है कि वह अब इस मानसिकता से निकलेंगे। कोई लड़की कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने जा रही है, खासकर दलित समाज से या बहुजन समाज से भी लड़की, तो वो उस मानसिकता से निकलने की जरूरत है कि वो पावर रिलेशन को, जैसे आपने कहा, तो उच्च जाति के लोगों का भी दायित्व उतना ही होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी बात है कि हर बार दायित्व सिर्फ दलित बहुजन समाज पे नहीं या एक्टिविस्ट पे नहीं, जो जनरली लोग हैं, जो दोषी लड़के हैं, उच्च जाति के लड़के, उनमें भी चेंज लाने की वो बहुत जरूरी बात है। मनीषा जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक इंटरनेशनल लेवल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था पे ये मुद्दा उठाया, ये लेवल गया। हमारी तरफ से सॉलिडारिटी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे और ये अवेयरनेस पहुंचेगी, क्योंकि कई बार हरियाणा जैसे क्षेत्र की बात कम होती है और ज्यादातर बाकी क्षेत्रों में ज्यादा बात होती है। तो इसका हम आपकी तरफ, आप जो हमारे श्रोता है, व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, आप इसको, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और अवेयरनेस फैलाइए इस मुद्दे के बारे में। और हो सकता है कि ये वीडियो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें तो इसमें ज्यादा और प्रेशर भी डाल पाए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, द शूद्र को सब्सक्राइब कीजिए। हम हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, ऐसे ही और भी स्पेशल स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय भीम साथियों।